हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल जो हम चैप्टर लेकर आए थे, एक लेक्चर हमने सीरीज स्टार्ट की है हमारे एडिटोरियल ब्रेकडाउन की, which is definitely going to help you in your descriptive answer writing. Along with that, your interview questions that will be asked in the exam. So definitely यहाँ पर आज हमारा ये सेकेंड डे है इस पूरे इनिशिएटिव का, और ये इनिशिएटिव एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव रहने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू एंड इन अ डे और टू, रेदर यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर चलेंगे और हम इस इनिशिएटिव को एटलीस्ट यहाँ पर जब तक आपकी एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाती है एंड फॉर लॉन्ग हम इसको लेकर जाएंगे एक्चुअली। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। कैसे उस नॉलेज को वर्ड्स में रखा जाता है वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ में। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर एससी का जो क्रिटिसिज्म किया गया एससी के थ्रू रेरा के लिए एंड नीड फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी रिफॉर्म, ये हम आज कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमारे पास में रेरा क्या होता है, राइट? तो यहाँ पर रेरा एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रियलिटी चेक जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, जिसमें कि इन्होंने बोला है कि भी देखो रेरा जो है वो बिल्डर्स जो फ्रॉड कर रहे थे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बना था। प्रोजेक्ट में जो डिलेज आ रहे थे उसको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, अलोंग विद दैट जो बायर के फंड्स थे उनको डाइवर्स करने के लिए थे। बट नाउ द लॉ एग्जिस्ट बट एनफोर्समेंट नहीं हो रहा। इंडिया की यही एक प्रॉब्लम रहती है हर जगह। तो यहाँ पर 2016 से पहले क्या हो रहा था, जो बिल्डर्स थे ना वो क्या करते थे, फंड्स को दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगा देते थे, और जो बायर्स थे, जैसे मान लो कि मैंने कोई घर खरीदा, अब वो मुझे घर मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर ना आम्रपाली, आपको शायद पता होगा, एमएस धोनी ने इसका पूरा ब्रांड एम्बेसडर थे और बहुत ज्यादा वो किया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि लोगों को घर नहीं मिले, वो लोग फिर रोड पर उतर आए, स्ट्राइक्स की। तो ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत इंडिया में बार बार हो रहे थे एंड ये फिर देखा गया कि भाई देखो जो हमारे बायर्स हैं इनको तो बहुत ज्यादा डिले हो रहे हैं और कोई भी यूनिफाइड रेगुलेटरी ओवरसाइट यहाँ पर नहीं है। तो कुछ की रिफॉर्म्स लेकर आया गया रेरा के अंडर, जहां पर बोला गया कि पहले तो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करो और 70% जो फंड है वो एस्क्रो अकाउंट में जाएगा एंड पेनल्टी लगेगी अगर यहाँ पर पोजेशन देने में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का आप डिले करते हो बायर के लिए। और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर नॉर्म्स की बात की गई। तो रेरा एक सेक्टोरल कंडक्ट रेगुलेटर की तरह काम करने लग गया, राइट? तो यहाँ पर अब आप देखेंगे रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 क्रिएट करता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को, राइट? ताकि यहाँ पर जो होम बायर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए रियल एस्टेट सेक्टर में। और लॉ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई जब मेजर बिल्डर स्कैम्स हमारे सामने आए, जिसमें कि बायर के फंड्स को डाइवर्सिफाई किया गया और यहाँ पर प्रोजेक्ट में डिलेज हुए और घर टाइम पर डिलीवर नहीं किए गए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज की फंक्शनिंग रेरा की, इंडिकेट किया कि ये जो रेगुलेटर है ये फुल्ली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाया है, डिस्पाइट कि ये पिछले 9 साल से ऑपरेशनल है। सो नाउ कुछ कोर कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है। पर्पस क्या था रेरा का? होम बायर्स को प्रोटेक्ट करना। किससे? ये जो बिल्डर्स क्या कर रहे हैं, इनसे फंड्स ले रहे हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी थी और अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करना था रियल एस्टेट ट्रांजेक्शंस में। सो कुछ यहाँ पर की रेगुलेटरी प्रोविजंस थे इनके कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं अबव 500 स्क्वायर मीटर्स, इनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 70% जो बायर्स हैं ये इनके फंड जो है वो एस्क्रो अकाउंट में रखे जाएंगे, जिसको अभी यहाँ पर जो बिल्डर्स हैं वो यूज नहीं कर सकते, और पेनल्टी लगेगी अगर पोजेशन में डिले हुआ। और अगर आपने प्रोजेक्ट के लेआउट में कोई भी ऑल्ट्रेशन किया, कोई भी चेंजेस किए बिना बायर के कंसर्न के, तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है। अब ये सभी सेफगार्ड डिलेस के बाद में भी जो रिफंड इश्यूज थे वो कंटिन्यू चल रहे थे, मीनिंग कि यहाँ पर एक्ट तो बन गया लेकिन एनफोर्समेंट नहीं हो रहा था, एनफोर्समेंट गैप्स दिखे गए। अब एनफोर्समेंट चैलेंजेस और स्ट्रक्चरल इश्यूज यहाँ पर हमारे सामने क्या क्या है, तो व्हाई इट इज फेलिंग टुडे। सबसे पहले वीक एनफोर्समेंट। इवन जो बायर्स हैं, ठीक है, वो केसेस जीत भी जाएंगे तो मनी हम रिटर्न नहीं कर रहे क्विकली, ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन मशीनरी लैक कर रही है यहाँ पर।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में रेरा ने ऑर्डर रिक्वायर्स में सपोर्ट फ्रॉम म्युनिसिपल अथॉरिटीज और पुलिस टू बी इफेक्टिव, लेकिन कोऑर्डिनेशन बहुत कम है म्युनिसिपैलिटीज वगैरह के साथ में, कोई भी खास यहाँ पर आपका आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। पर लिमिटेड यूज है रेगुलेटरी पावर्स का, तो अथॉरिटी तो दे दी गई कि भाई बिल्डर का लाइसेंस कैंसिल कर दो वायलेशंस के लिए, लेकिन आज तक कितने ऐसे बिल्डर्स हैं जिनका लाइसेंस कैंसिल किया गया? और जो पावर है वो रेयरली एक्सरसाइज की जा रही है, पॉसिबली क्योंकि जो इंडस्ट्री लॉबिंग देखी गई और इंस्टीट्यूशनल हेजिटेशन। फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल्स में डिले हुए, तो ऑल्दो जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो रिजॉल्व करते हैं केसेस विद इन 60 डेज, डिले परसिस्ट करता है और बायर के जो फंड्स हैं वो लॉक हो जाते हैं लॉन्गर पीरियड्स के लिए। फिर डेडलाइन एक्सटेंशन देखा जाता है, तो जो बिल्डर्स हैं वो यहाँ पर डेडलाइन एक्सटेंशंस इजीली ऑब्टेन कर लेते हैं, मतलब अगर प्रोजेक्ट आज बनाना था, अब 1 साल का एक्सटेंशन ले लिया, फिर 1 और साल का एक्सटेंशन ले लिया, तो ये जो डेटरेंस इफेक्ट है रेगुलेशन पर वो बहुत कमजोर हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास में जो केसेस 60 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व होने थे वो भी नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर बिल्डर्स का लाइसेंस भी काटा नहीं जा रहा है, कैंसिल नहीं किया जा रहा अगर वो यहाँ पर डिलेज दिखाते हैं, और ये आपको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है म्युनिसिपल अथॉरिटीज से। फिर आते हैं कुछ गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी डिजाइन इश्यूज। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई देखो हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि अगर मैं बोलूं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंफॉर्मेशन असिमेट्री। इंफॉर्मेशन असिमेट्री में क्या देखा जा रहा है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो बायर और बिल्डर हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्रॉपर नहीं है। रियल एस्टेट मार्केट एक सिग्निफिकेंट इम्बैलेंस देखता है पावर्स का बिटवीन बायर्स एंड डेवलपर्स। स्ट्रॉन्गर कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर हमें चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो बायर सेलर एग्रीमेंट्स जो हैं यहाँ पर अनफेयर क्लॉजेस होते हैं जो कि डिसएडवांटेज की तरह काम कर रहे हैं रियल कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, अनफेयर क्लॉजेस हैं बायर और सेलर के बीच में, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बायर्स का ही नुकसान हो रहा है क्योंकि क्लॉजेस बनाने वाला तो कौन है, सेलर है। ट्रांसपेरेंसी डेफिसिट, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बहुत सारी रेरा की बॉडीज हैं वो रेगुलर डेटा रजिस्ट्रेशंस के ऊपर पब्लिश नहीं करती हैं, पेनल्टीज नहीं देती हैं, लाइसेंस कैंसिलेशन होता है और अकाउंटेबिलिटी कम होती जा रही है। तो यहाँ पर ना तो रेगुलर डेटा है कि भाई कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कहाँ कहाँ किस किस के ऊपर पेनल्टीज लगाई गई, और लाइसेंस भी कैंसिल नहीं होते। देखो अगर एक बार यहाँ पर न्यूज में आ जाए कि भाई देखो पर्टिकुलर जो बिल्डर है इसके ऊपर क्या लगा, पेनल्टीज लगी, एक बार आया, 2 बार आया, अगली बार ना तीसरी बार बायर सोचेंगे खरीदने से पहले, उनको पता है यार ये बायर तो अच्छा काम नहीं कर रहा, हम वो सारी चीजें कर ही नहीं रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना सारा, अच्छा ये वर्ड्स जो है जैसे इंफॉर्मेशन असिमेट्री, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आप डेली डे टू डे लैंग्वेज में यूज नहीं कर रहे, बट अगर आप डिस्क्रिप्टिव में यूज करेंगे इट इज गोइंग टू गिव यू सम रियली गुड मार्क्स, एक इंप्रेशन अच्छा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, रिफॉर्म रिकमेंडेशंस, यहाँ पर जो हमारे पास में कुछ रिकमेंडेशंस है जिनको हाईलाइट किया गया इस आर्टिकल में, इन्होंने बोला कि देखो रेरा, म्युनिसिपैलिटीज और एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है इनके बीच में आप थोड़ा कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करो, और ये जो रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको स्टैंडर्डाइज करो, यहाँ पर एक टेम्पलेट बनाओ, ये सारी इंफॉर्मेशन हो अनफेयर क्लॉजेस जो है उनसे, ताकि बचाया जा सके हमारे बायर्स को। डिजिटल एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, पेनल्टी पेमेंट्स के लिए स्ट्रेंथन करो, यहाँ पर आप ये जो एनफोर्समेंट करा रहे हो ये डिजिटल करो ना, और पेनल्टी पेमेंट्स करो। ऐसा क्यों है कि भाई इनके ऊपर कोई भी डिटरेंस नहीं है, इतने वीक डिटरेंस का क्या फायदा है, फिर तो आप हो या नहीं हो उसका क्या मतलब है। अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस को रिफॉर्म करने की बात की गई है, जब रेगुलेटरी कैप्चर हमें यहाँ पर अवॉइड करना है। कैसे, अब यहाँ पर वो लोग आ गए जिनके बिल्डर्स दोस्त हैं, तो होगा क्या, यहाँ पर दोनों मिलकर बायर्स का बेवकूफ बनाएंगे, सीधी सी बात है, ये नहीं करना है। पीरियोडिक परफॉर्मेंस यहाँ पर पब्लिश करनी है और कंप्लायंस रिपोर्ट जनरेट करनी है। अब इकोनॉमिक एंड सिस्टम इंप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो हाउसिंग मार्केट कॉन्फिडेंस, वीक एनफोर्समेंट रिड्यूस करता है ट्रस्ट अमंग होम बायर्स, अफेक्ट करेंगे डिमांड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। फाइनेंशियल सिस्टम लिंकेज में रियल एस्टेट जो है वो बैंकिंग और एनबीएफसी लेंडिंग के साथ में क्लोजली टाइड है। आपको भी पता है जो बोलते हैं कि भाई घर ले लो, ईएमआई पर ले लो, तो हमारे पास बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व है, एनबीएफसी इन्वॉल्व है, एस्क्रो अकाउंट खोला जाता है बैंक के साथ ही खोल रहे हो।
तो रेगुलेटरी फेलियर अगर यहाँ पर होगा तो सिस्टमिक रिस्क भी बढ़ जाएगा स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स की वजह से और स्ट्रेस लोन्स की वजह से। होम लोन्स हमने दे रखे हैं, वो लोन्स यहाँ पर आपके अभी तक परफॉर्मिंग एजेंट नहीं, वो नहीं बने एसेट, राइट? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारा लॉस होगा। फिर अर्बन डेवलपमेंट कंसर्न्स, अर्बन डेवलपमेंट कंसर्न्स में क्या है, जो प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को अफेक्ट कर रहा है, अर्बन ग्रोथ स्ट्रेटजीज को यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है। चलिए अब यहाँ पर कुछ की टर्म्स पढ़ते हैं। तो एस्क्रो अकाउंट एक रेगुलेटेड अकाउंट है जहां पर बायर्स फंड जो है, बायर्स ने जो फंडिंग यहाँ पर की है, ठीक है, वो हमारे हेल्प किए जाते हैं और केवल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जिसमें जैसे मान लो, अगर मान लो यहाँ पर कोई भी आपकी बिल्डिंग बननी है, ठीक है, तो यहाँ पर उस बिल्डिंग के लिए अलग अलग घर लोगों ने खरीदे, तो उन लोगों ने यहाँ पर कुछ फंड दिया, फंड इस एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा और केवल इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में ही उसको यूज किया जाएगा। रेगुलेटरी कैप्चर एक सिचुएशन जहां पर रेगुलेटर्स फेवर कर रहे हैं, इन फेवर ऑफ द इंडस्ट्री हैं, यहाँ पर ये जो हमारे बिल्डर्स हैं उनको फेवर कर रहे हैं और यहाँ पर रेदर देन कंज्यूमर्स को हेल्प कर रहे हैं। तो जिनको रेगुलेट करना था उनके फेवर में ही आप काम करने लग गए। इंफॉर्मेशन असिमेट्री जहां पर एक पार्टी जो बिल्डर है इस केस में पजेस करेगा ज्यादा इंफॉर्मेशन देन अनदर। रेरा एक शिफ्ट दिखाता है सेक्टर स्पेसिफिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन में और एनफोर्समेंट कैपेसिटी जो है वो ज्यादा मैटर करती है देन लीगल डिजाइन इन रेगुलेटरी सक्सेस। और रियल एस्टेट गवर्नेंस जो है वो अर्बन इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लिंक करता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो रिफॉर्म सजेस्ट किए गए वो क्या है कि बेटर कोऑर्डिनेशन करो सिविक अथॉरिटीज के साथ में, स्टैंडर्डाइज बायर कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आओ, ट्रांसपेरेंट रिकॉर्डिंग करनी चाहिए बाय रेरा बॉडीज और इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट होनी चाहिए ताकि रेगुलेटरी कैप्चर ना हो। फाइन, तो यहाँ पर आपके पास में बैंकिंग ओम्बड्समैन, सेबी ग्रीवांस मैकेनिज्म, फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इनके साथ में भी आप इनको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। सो एट द एंड में ये बोल सकती हूँ कि इंडिया को स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी चाहिए, ना कि केवल न्यू लॉज। नाउ दिस लाइन यू कैन यूज एट मेनी प्लेस। तो इंडिया नीड्स स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी, नॉट जस्ट न्यू लॉज। फाइन, चलो नेक्स्ट आ जाओ। एजेंडा फॉर अ हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर हमारे पास में थोड़ा सा आप समझेंगे कि एक ना हमारे पास नया हाई लेवल कमिटी बिठाया जा रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं इससे पहले लास्ट टाइम हमारे पास में इस तरह के जो मेजर रिफॉर्म्स आए थे वो कब आए थे? नरसिम्हम कमेटी 2 याद है 1998 में, ठीक है। तो इंडिया की जो बैंकिंग है उसी की वजह से रिफॉर्म हुई और तब से अब तक अगर हम बात करें तो डिजिटल बैंकिंग, पीएसबी का मर्जर हुआ है ना। इसके अलावा बाजिल नॉर्म्स आए, फिनटेक और एआई का काम शुरू हुआ, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हमें देखने के लिए मिले ग्लोबली। सो बेसिकली यहाँ पर एक हाई लेवल कमिटी बैंकिंग पर अभी प्रपोज की गई बजट में, जिसमें कि इन्होंने बोला कि देखो जो स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस है, रिस्क है और फंडिंग मॉडल है बैंक का, उसको हमें रीडिजाइन करना है। क्या क्या? स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, रिस्क और फंडिंग मॉडल। तो इन्होंने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की गई, जिसमें कि सबसे पहले तो बैंक्स पे कंसोलिडेशन की बात की गई। तो यूनियन बजट ने प्रपोज करा एक हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग और ये मेजर रिफॉर्म रिव्यू होगा जब से नरसिम्हम कमिटी 2 आपकी बैठी थी। अब यहाँ पर पास्ट 2 डिकेड्स के अंदर, 20 साल के अंदर पिछले, हमने देखा कि इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए, जैसे मैंने अभी बताया कंसोलिडेशन के थ्रू। अब यहाँ पर डिजिटलाइजेशन, न्यू रिस्क फ्रेमवर्क आए, हमारी जो ग्लोबल फाइनेंशियल डायनेमिक्स है वो भी चेंज हो रही है। तो ये कमिटी जो बिठाई जाएगी ये एक्सपेक्टेड है कि आउटलाइन करेगी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नेक्स्ट फेज ऑफ बैंकिंग इवोल्यूशन के लिए। सो कुछ कोर रिफॉर्म थीम्स जिनके बारे में बात की गई है उसमें पहला आता है कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर क्या प्रपोज किया जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि देखो अब क्राइटेरिया बेस्ड कंसोलिडेशन करो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। जैसे अभी आपको थोड़े दिन पहले मैंने बताया भी था कि यूनियन बैंक जो है वो मर्ज कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। तो यहाँ पर क्राइटेरिया बेस्ड कंसोलिडेशन हो रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, और जो क्रॉस मर्जर्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक के वो भी पॉसिबल कराए जा रहे हैं। पहले आप देख रहे थे कि मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मर्ज कर रहे थे, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नहीं, थोड़ा एक्सपेंशन करते हैं, डायनेमिक मार्केट ड्रिवन कंसोलिडेशन की कोशिश करते हैं। और ये कंसोलिडेशन करनी क्यों है? ताकि कैपिटल एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और
जो यहाँ पर ऑपरेशनल डुप्लीकेशन है उसको रिड्यूस करें, साथ में यहाँ पर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स को क्रिएट किया जाए। So India may move towards fewer but stronger universal banks now. So develop करना है criteria based हमारा consolidation among public sector banks, mergers public sector bank और smaller private banks का भी कर सकते हैं। Overseas operations को rationalize कर सकते हैं geopolitical और trade shifts के according। अब यहाँ पर फिर ये बोल रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लाने के लिए। तो प्रपोजल क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये बोल रहे हैं कि अभी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो एफडीआई हमें मिल रही है बैंकिंग सेक्टर में, वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर एनहांस किया जाए। एफडीआई कितनी अलाउड है बैंकिंग सेक्टर में? 74% अगर प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है, और 20% अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नहीं, सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। क्या करना है आपको? यहाँ पर केवल रेगुलेटरी सीलिंग नहीं लगानी, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस और गवर्नेंस परसेप्शन जो है अब उसे बदलना है। तो कंसीडर करो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स बढ़ा दो। करेंट यूटिलाइजेशन तो अभी भी काफी यहाँ पर अप्रूव्ड थ्रेशोल्ड से कम चल रही है। रूरल बैंकिंग स्ट्रक्चर की इन्होंने बात की। अब ये बोल रहे हैं कि एक रूरल बैंकिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर बनाया जाए। तो सबसे पहले तो जो रूरल ब्रांचेस हैं और रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनको मर्ज कर एक एंटिटी में कन्वर्ट कर दो और फ्रेगमेंटेशन जो हो रहा है उसे खत्म करो, रूरल क्रेडिट डिलीवरी को बेटर करो, फाइनेंशियल इंक्लूजन और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में यहाँ पर एफिशिएंसी आ जाएगी इससे। तो एक रूरल बैंकिंग कॉर्पोरेशन मर्ज करना है रीजनल रूरल बैंक ब्रांचेस को और यहाँ पर आरआरबीज को, ताकि एफिशिएंसी और आउटरीच बढ़ाया जा सके। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो हमारी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो रही है। डीएफआईज आपको पता है ना, लेटेस्ट कौन सा था? नफेड था। इसके अलावा सबसे पहले जो बना था उनमें से एक आईसीआईसीआई था, जो कि बाद में यूनिवर्सल बैंक बन गया। आईएफसी है इंडिया में, सिडबी आपका आ जाता है, राइट, नबार्ड आ जाता है, और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है इसको आप स्ट्रेंथन करो। अब ये स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इनका बोलना है कि ज्यादा डीएफआईज लेकर आओ, जैसे आप नफेड लेकर आए थे, आईआईएफसीएल लेकर आए थे। तो दोबारा से क्यों लेकर आने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि ये कहते हैं कि देखो जो कमर्शियल बैंक है ना, ये तो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। कहाँ पर? जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इनको करनी है। तो अगर हम डेवलपमेंट बैंकिंग को रिवाइव करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जो हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपके एफएम के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई देखो डीएफआई को रिवाइव करने की बहुत जरूरी है। तो देखें यहाँ पर ये बोलते हैं कि जैसे नफेड है आपका या आईआईएफसीएल है, इसके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस लेकर आओ। फिर ये बात करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि देखो हाउस होल्ड जो है अब वो बैंक से कैपिटल मार्केट्स की तरफ जा रहे हैं। ये हमने कल के आर्टिकल में भी देखा था कि अब बैंक्स के पास, लेकिन इससे क्या हो रहा है? डिपॉजिट, चलो देखो हाउस होल्ड अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छी बात है, मगर जो हमारे बैंक्स थे इनके डिपॉजिट्स तो ये लूज कर रहे हैं। तो कमिटी बोल रही कि भाई देखो रिटेल टर्म डिपॉजिट जो है इनको इंक्रीज करने की कोशिश करो। अब ये टर्म डिपॉजिट्स क्यों? बल्क डिपॉजिट्स आएंगे, एक्सपेंसिव होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। कासा डिपॉजिट्स दैट इज करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, ये चीप होते हैं, लेकिन फंडिंग जो है वो अनस्टेबल रहती है, स्पेशली रेट साइकिल्स में। तो ये जो रिटेल टीडीज की बात हम कर रहे हैं टर्म डिपॉजिट्स की, ये यहाँ पर स्टेबल फंडिंग बेस हमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये कहते हैं कि देखो भाई जो हाउस होल्ड डिपॉजिट्स है अब ये फोकस कर रहे हैं आपका कैपिटल मार्केट में। तो बैंक्स को इनके ऊपर हाउस होल्ड डिपॉजिट्स पर और फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली जो टर्म डिपॉजिट्स हैं, ताकि जो वॉलेटाइल बल्क फंडिंग है उस पर ना कर जो कासा डिपॉजिट्स है उस पर ना कर टर्म डिपॉजिट्स को ज्यादा ये अलाइन करें। टैक्स पॉलिसी अलाइनमेंट की बात करते हैं। ये कहते हैं कि देखो जो टैक्स ट्रीटमेंट गैप आ रहा है उसको हमारे बैंक्स और डिपॉजिट और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में खत्म करो, ताकि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो पाए। क्रॉस सेलिंग रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है ये एलिजिबल बैंक्स के लिए लिमिट करो, ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर रिड्यूस करें
और जो कंडक्ट रिस्क है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे एलिजिबल बैंक्स के लिए है उनको लिमिट करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करने हैं और कंडक्ट रिस्क के ऊपर यहाँ पर काम करना है। सो बेसिकली क्या बात हो रही है यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो टैक्स पॉलिसी एंगल में तो ये बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट हम लोग टर्म डिपॉजिट पर देते हैं और जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स रिटर्न देते हैं उनमें बहुत बड़ा गैप है। तो ये जो टैक्स डिसएडवांटेज है टर्म डिपॉजिट के साथ में कि भाई टीडीएस कट जाएगा, राइट, इसके अलावा इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इसको थोड़ा कम करो। तो टैक्स पॉलिसी बैंकिंग की लिक्विडिटी को अफेक्ट कर रही है जो कि एक की माइक्रो फाइनेंशियल रिस्क है। दूसरा ये बोल रहे हैं एडिटोरियल में कि जो बैंक्स हैं वो म्यूचुअल फंड सब्सिडरीज के साथ में ही, ठीक है, उनके म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। क्यों? ताकि यहाँ पर मिस सेलिंग रिस्क को रिड्यूस किया जा सके और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस किया जा सके। तो आप यहाँ पर जो आरबीआई का कल हमने पढ़ा था ना मिस सेलिंग रूल्स के बारे में, उसके साथ इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर बात की जा रही है न्यू एज सेक्टर्स के लिए। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे सेक्टोरल लैंडिंग और रिस्क मैनेजमेंट। तो ये जो कमिटी है, ठीक है, यहाँ पर बजट ने कुछ सेक्टर्स के बारे में बात की सबसे पहले, तो जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, टूरिज्म, सेमीकंडक्टर्स। तो बैंक यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा तो रखते नहीं है इन इंडस्ट्रीज का, तो कमिटीज यहाँ पर डिफाइन करेंगी कुछ सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क फ्रेमवर्क को, ठीक है, इनके लिए सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क फ्रेमवर्क आएगा। और जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कॉम्पोजिशन है इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और जो पीएसएल सर्टिफिकेट्स हैं, जो बैंक्स मान लो किसी ने यहाँ पर पीएसएल जितने गाइडलाइन था उससे ज्यादा अचीव कर लिया और किसी ने कम किया, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इसको सेल कर लेते हैं। तो इनको भी यूज करने की बात की गई है शॉर्टफॉल्स के दौरान। सो ये बोल रहे हैं कि देखो सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क फ्रेमवर्क की जरूरत है और जो क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ में आपकी इवॉल्व होनी चाहिए। और पीएसएल में ये बोल रहे हैं कि जो सब सेक्टर कॉम्पोजिशन है उसको आप रीवैल्यूएट करो। एंड करेंटली अगर हम देखें तो पीएसएल जो है वो हमें न्यू ग्रोथ सेक्टर्स रिफ्लेक्ट नहीं करता। पीएसएल सर्टिफिकेट मैकेनिज्म की बात नहीं होती। तो पीएसएल जो है वो एग्रीकल्चर ओनली माइंडसेट से ब्रॉडर डेवलपमेंट फाइनेंस की तरफ जा रहा है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। सो सबसे पहले आता है फ्लेक्सिबल पे स्ट्रक्चर्स। तो इंडिविजुअल्स को अलाउ किया जाएगा, इंडिविजुअल पीएसबीज को, कि वो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन यहाँ पर डिटरमिन करें इंस्टेड ऑफ कि सबको यूनिफॉर्म वेज सेटलमेंट हो रहे हैं अंडर इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पे ऑटोनॉमी दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, अलाउ करो इंडिविजुअल पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि वो अपने हिसाब से पे स्केल्स रखें रेदर देन की कॉमन जो आईबीए सेटलमेंट है। कॉम्पीट यहाँ पर करो प्राइवेट बैंक्स के साथ में, टैलेंट को अट्रैक्ट करो एआई, रिस्क और एनालिटिक्स में, और कमर्शियलाइजेशन की बात हो रही है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक मूव की तरफ जा रहे हैं। बैंकिंग रिसर्च इकोसिस्टम, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो जो बैंकिंग रिसर्च है और जो इकोनॉमिक रिसर्च है वो दोनों सेम नहीं है। बैंक को यहाँ पर इन हाउस एक्सपर्टीज की जरूरत है। इसमें रिस्क मॉडलिंग में जो आप रिस्क कैलकुलेट करते हो, मेजर करते हो रिस्क को, वो आपका कितना रिस्क है उसके लिए यहाँ पर आपको जो मॉडल्स बनाने हैं उसके ऊपर रिसर्च भी तो करो, कुछ नए मॉडल्स लेकर आओ, नई टेक्निक्स लेकर आओ और प्रोडक्ट को इनोवेट करो एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कैपेसिटी जो है उसको स्ट्रेंथन करना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस और इंडस्ट्री वाइड कोलैबोरेशन कर। रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो एआई जो है वो रीअलोकेट करेगा काम को, ना कि एम्प्लॉयज को रिप्लेस ही कर देगा। ऑटोमेशन यहाँ पर जो हो रहा है ह्यूमन ऑगमेंटेशन मॉडल के साथ में। तो फ्यूचर बैंकिंग सुपरविजन डिस्कशंस यहाँ पर हमारे पास में जो हो रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि रीअलोकेट करो, एआई यहाँ पर यूज करो ताकि रीअलोकेट कर रहे हो रोल्स और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करो रेदर देन कि आप एम्प्लॉयज को डिस्प्लेस ही कर दोगे। फिर डीआईसीजीसी एक्ट है जिसके अंदर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है डिपॉजिट पर, उसकी बात की गई है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड बैंक रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर रिस्क बेस्ड प्रीमियम होगा अप्रैल 2026 से, 2026 से यहाँ पर हमारे पास में अप्रैल 2026 से क्या होगा यहाँ पर
हमारे पास में बैंक्स जो है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग पे करेंगे। और नेक्स्ट प्रपोजल ये भी है कि जो इंश्योरेंस है, ठीक है, वो हाउस होल्ड डिपॉजिट्स तक ही दो, लिमिट करो इसे। और कंसिडर करो कि जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, इनका कवरेज कैसा होगा। तो D6 के ऊपर डिबेट क्यों है, क्योंकि ये वो बैंक्स हैं विच आर टू बिग टू फेल। तो अगर डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पर हम लेकर आते हैं तो ये हजार्ड, मॉरल हजार्ड क्रिएट करता है। तो इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेड है अप्रैल 2026 से, जिसमें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस फोकस करेंगे ज्यादा हाउस होल्ड डिपॉजिट पर। अब यहाँ पर ये जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, ये कवर किए जाएंगे अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस, और रिव्यू की यहाँ पर जरूरत होगी। रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है ताकि बैंक इंसॉल्वेंसी को हम मैनेज करें मिनिमल कॉस्ट टू डिपॉजिटर्स, क्रेडिटर्स एंड इकोनॉमी। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, लीगल रिफॉर्म्स हमारे पास जरूरी है ताकि हम इश्यूज रिलेटेड टू अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स यहाँ पर अपने एड्रेस कर सकें। और ये जॉर्डियन नॉट की तरह यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा, इंडिकेट करते हैं कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एंड प्रोसीजरल चैलेंजेस। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में अब हमें ग्लोबली अलाइंड बैंक रेजोल्यूशन टूल्स की जरूरत है, जिसमें कि जो हमारे फेलिंग बैंक्स थे उनको रिजॉल्व करना है ताकि हमारी इकोनॉमी पर कम से कम कॉस्ट लगे इसकी, और इनको कनेक्ट करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के प्रिंसिपल्स के साथ में। अब यहाँ पर जो बैंक लार्ज अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को होल्ड कर रखते हैं, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पर बढ़ जाती हैं, ठीक है, और क्विक रेजोल्यूशन हमें इसलिए चाहिए। सो कमिटी प्रपोज कर सकती है यहाँ पर कि जो सिंप्लीफाइड ट्रांसफर मैकेनिज्म है या यूटिलाइजेशन फ्रेमवर्क्स। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। 5 मेजर रिफॉर्म प्लस की बात की गई पूरे आर्टिकल में। बैंकिंग स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन, स्टेबल फंडिंग, डिपॉजिट्स मोबिलाइजेशन, डेवलपमेंट फाइनेंस रिवाइवल DFIs का, गवर्नेंस एंड HR मॉडर्नाइजेशन, और क्राइसिस रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस रिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पूरा पार्ट पता होना चाहिए। क्लियर है आपका ये आर्टिकल। अब देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन इंप्रूव करेंगे एफिशिएंसी को, लेकिन कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अगर स्ट्रेंथन करेंगे तो ये तो बहुत क्रूशियल है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल डिसइंटरमीडिएशन जो देखा जा रहा है उसके अराउंड तो डेफिनेटली ज्यादा है। इसके अलावा डेवलपमेंट फाइनेंशियल रिवाइवल हमें फोकस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ की तरफ। यहाँ पर फाइनेंशियल डिसइंटरमीडिएशन क्या है, एक शिफ्ट जहां इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिट से मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आपको पता ही है, मैंडेटरी लैंडिंग टारगेट्स हैं कुछ सेक्टर्स के लिए जैसे एग्रीकल्चर, MSME, हाउसिंग, वीकर सेक्शंस। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में। अब यहाँ पर बैंकिंग रिफॉर्म्स मूविंग टवर्ड्स स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन एंड गवर्नेंस फ्लेक्सिबिलिटी। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन चैलेंज रिफ्लेक्ट कंपटीशन फ्रॉम कैपिटल मार्केट एंड फिनटेक। रिस्क बेस्ड सुपरविजन, इसको RBS भी बोलते हैं शॉर्ट में। This is not a jargon, this is like an acronym, real acronym that is being used by Basel and RBI. So resolution frameworks यहाँ पर आपके central है to banking regulation. Next article, expanded Trans-Pacific Alliance and India's role in a third alternative global trade order. So now this is very important article and थोड़ा सा different भी है, economics and social issues का ये आपका part बन जाता है, along with that foreign trade policy, इन सब में हमारे लिए ये important है। तो ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है, यहाँ पर एडिटोरियल में क्या चीजें डिस्कस की गई हैं वो समझते हैं पहले। जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है अब ये धीरे धीरे अनस्टेबल हो रहा है। आप देख रहे हैं कभी भी जिसका मन आता है वो टैरिफ्स लगा देता है, कुछ भी यहाँ पर होता जा रहा है हमारे पास में, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है वो इतना अनस्टेबल हो गया है क्योंकि जियोपॉलिटिकल राइवलरीज बढ़ती जा रही हैं, सप्लाई चेन को वेपनाइज किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जब कोल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में बहुत सारे ऐसे रूल्स आए थे ताकि स्टेबिलिटी लाई जाए, लेकिन अब जो मिडिल पावर कंट्रीज हैं, मिडिल पावर कौन है, इंडिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, इंडोनेशिया एक्सेट्रा, इनको एक थर्ड ऑल्टरनेटिव की जरूरत है। ना तो ये किसी एक सुपर पावर से डोमिनेट हो सकती हैं और ना ही फ्रेगमेंटेड रह सकती हैं। तो ये आर्टिकल यहाँ पर बात करता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये क्या है, CPTPP।
तो ये कहता है कि भाई देखो इसको एक्सपेंड करो ताकि यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट हो। अब ये यहाँ पर पैक्ट क्या है, गुड्स ट्रेड, सर्विस, डिजिटल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट रूल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सब के ऊपर बात करता है। तो चलिए पहले थोड़ा सा यहाँ पर बेस पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सो ग्लोबल इकोनॉमी अब एक पीरियड में आ चुकी है जहां स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी है, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज जो हैं वो पोस्ट कोल्ड वॉर जो रूल्स बने थे ट्रेडिंग सिस्टम के उनको वीक कर रही हैं। मिडिल पावर्स जैसे इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, अब यहाँ पर इनके पास में स्ट्रेटेजिक स्पेस जो है वो श्रिंक हो रहा है और इनकी इकोनॉमिक कोएर्शन और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस भी देखे जा रहे हैं। सो ये एडिटोरियल आर्ग्यू करता है कि एक एक्सपेंडेड कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट लेकर आओ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए, जो कि एक थर्ड ऑल्टरनेटिव बने। यहाँ पर कलेक्टिव स्टेबिलिटी आए आउटसाइड जो ये डोमिनेंट जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। सो कुछ कोर कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले मिडिल पावर्स इन ग्लोबल ट्रेड। सो यहाँ पर ये जो मिडिल पावर्स हैं इनको एक न्यू अलायंस की जरूरत क्या है। देखो मिडिल पावर्स के पास में दो बड़े रिस्क हैं। पहला, सप्लाई चेन पर ब्लैकमेल कर देता है जैसे अमेरिका ने करा अभी, राइट। फिर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस हमारी है। आज के टाइम में तीन बड़े, हमने कल देखा था हमारे पास में 3 क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, जिसमें कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आ जाता है या फिर AWS आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जरूरत है, स्टेबल ट्रेड नेटवर्क्स की जरूरत है और डिजिटल सॉवरेनिटी की जरूरत है। तो हमें शिफ्ट करना होगा ग्लोबलाइजेशन से स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक अलायंस की तरफ हो। हम पहले तो ये एक्सेप्ट कर ले कि हम सुपर पावर नहीं है, विश्व गुरु नहीं है, हम मिडिल पावर्स ही हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो कंट्रीज हैं जो कि डोमिनेंट सुपर पावर्स तो नहीं है और ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस यहाँ पर पोजेस करते हैं। तो इनको अपनी जो ग्लोबल ट्रेड में स्टेबिलिटी लेकर आनी है वो ये ला सकते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को भी इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस का भी वेपनाइजेशन हो रहा है। इकोनॉमिक टाइज जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स, ये हमारे जियोपॉलिटिकल टूल्स की तरह यूज किए जा रहे हैं। नेशंस यहाँ पर अलायंसेस लेकर आ रहे हैं ताकि डिमांड और सप्लाई मैनिपुलेशन को प्रिवेंट करें। पहले हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे थे, अब हम डी ग्लोबलाइजेशन, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रांस रीजनल इकोनॉमिक अलायंस, एक एक्सपेंडेड CPTPP हमें यूनाइट कर सकता है मैच्योर इकोनॉमीज को, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा को फास्ट ग्रोइंग एमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, ताकि एक बैलेंस इकोनॉमिक लीडरशिप हम क्रिएट करें। सो ये बोलते हैं स्ट्रक्चर और पोटेंशियल यहाँ पर एक एक्सपेंडेड CPTPP का कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंट मेंबरशिप की बात हो रही है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखो हमारे पास में एग्जिस्टिंग CPTPP में 12 कंट्रीज हैं अक्रॉस एशिया पैसिफिक और अमेरिका, ठीक है। सो अमेरिका में मतलब हमारे पास नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है ना। साउथ अमेरिका इट्स अ कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ, यू नो दैट अबाउट, राइट। सो पोटेंशियल एंट्रेंट्स सच एज इंडिया, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ये पावरफुल इकोनॉमिक ब्लॉक बना सकते हैं। सो प्रोजेक्टेड इकोनॉमीज स्केल क्या है कि 45% ऑफ ग्लोबल GDP, 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन नियरली। सो इंडिया और यूरोपियन यूनियन एनविजन किए गए एज एंकर इकोनॉमीज। कंबाइन करो इनकी डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ को टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल कैपेसिटी के साथ में। सो यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो हमारे पास में अगर हमने एक्सपेंड करा तो 45% ऑफ ग्लोबल GDP बनेगा, 1/3 हम ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा है और 3+ बिलियन पॉपुलेशन है और 50% से ज्यादा जो ग्लोबल ग्रोथ होगी वो यहाँ पर एंड ऑफ डिकेड में हमारी रहेगी, राइट, अगर CPTPP को एक्सपेंड करते हैं तब। सो एक न्यू इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर बनेगा जहां ट्रेड अलायंसेस जो हैं वो ग्रोथ पोटेंशियल के थ्रू ड्रिवन होते हैं, ना कि केवल ज्योग्राफी। और एक थर्ड ऑल्टरनेटिव का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये यही बोल रहे हैं कि एक ट्रांस रीजनल अलायंस बनाओ जिसमें कि एमर्जिंग इकोनॉमीज और मैच्योर इकोनॉमीज को कंबाइन कर दो। आप यहाँ पर एमर्जिंग और मैच्योर इकोनॉमीज को जब कंबाइन करोगे तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि एमर्जिंग इकोनॉमीज जो है डेमोग्राफी, ग्रोथ मोमेंटम, टैलेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास में टैलेंट प्रोवाइड किया जाएगा, डेमोग्राफी प्रोवाइड की जाएगी और साथ में यहाँ पर हम आपको ग्रोथ मोमेंटम देंगे। मैच्योर इकोनॉमीज के पास कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है। अगर इन दोनों को साथ में मिला दिया जाएगा तो एक ग्रोथ इनोवेशन इकोसिस्टम आपका क्रिएट होगा। क्लियर? अब यहाँ पर इकोनॉमिक लॉजिक क्या है बिहाइंड द अलायंस? तो ये कह रहे हैं कि देखो हमारे पास में क्या ऐसा लॉजिक है कि हम इस अलायंस को क्रिएट करें। सबसे पहले तो जो अलायंस है वो एमर्जिंग मार्केट्स को कंबाइन कर रही है डेमोग्राफिक एडवांटेजेस के साथ में, एडवांस इकोनॉमीज की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ। तो एक पावरफुल इनोवेशन सिस्टम बनेगा जैसा बताया। फिर जो फर्म्स हैं इस ब्लॉक में उनको स्पेशलाइज्ड स्किल्स, स्केल और टेक्नोलॉजी की एक्सेस मिलेगी, कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रेंथन होगी मैन्युफैक्चरिंग में भी और डिजिटल सेक्टर्स में भी। और जो इकोनॉमिक कोअर्शन है उसके अगेंस्ट हमें एक शील्ड मिलेगी। तो जो मार्केट साइज है कलेक्टिव वो वल्नरेबिलिटी को हमारी सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से कम कर देगा, या फिर जो ट्रेड सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं बाय दीज डोमिनेंट पावर्स। फिर डिजिटल सॉवरेनिटी की बात आती है, तो यहाँ पर हमारे पास एक अपडेटेड डिजिटल ट्रेड फ्रेमवर्क होगा ताकि जो मिडिल पावर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डिजिटल इकोसिस्टम्स को बिल्ड करें रेदर देन केवल यूएस या चाइना बेस्ड टेक जायंट्स के ऊपर फोकस्ड रहेंगी। तो यहाँ पर अगर कंट्रीज ट्रेड करती हैं हैवीली एक डाइवर्सिफाइड ब्लॉक में तो कोई सिंगल पावर तो वेपनाइज कर नहीं पाएगी ट्रेड को। तो यहाँ पर एक मेजर थीम ये बन जा रही है ग्लोबल इकोनॉमीज में। फिर यहाँ पर ये जो कंबाइंड स्केल है ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन नेटवर्क क्रिएट करेगा, इनोवेशन लेकर आएगा लीडरशिप में यहाँ पर, और हमारे पास में सप्लाई चेन रेजिलियंस बनेगा। तो ग्लोबल वैल्यू चेन रिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पर आपकी हो पा रही है। डिजिटल सॉवरेनिटी में जो करंट डिजिटल इकोनॉमी है वो यूएस और चाइना डोमिनेट कर रहे हैं फॉर श्योर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, राइट। लेकिन मिडिल पावर्स क्या कर सकती है, ये अपने डिजिटल चैंपियंस जो हैं, ठीक है, इनके खुद के पास है अपने। अब डिजिटल स्टैंडर्ड्स को अगर शेयर करें, जैसे इंडिया का जो डीपीआई मॉडल है वो यहाँ पर यूज किया जा सकता है। फिर हमें अब इसके अलावा और क्या करना चाहिए बताओ? इंस्टीट्यूशनल एंड जियोपॉलिटिकल डायमेंशन। तो सबसे पहले तो रिवाइटलाइज करो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेटेड सीपीटीपीपी ब्लॉक लेकर आना है जो कि रिफॉर्म्स लाएगा इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और हेल्प करेंगे कि प्रिजर्व करें मल्टीलैटरलिज्म को। हमें यहाँ पर मल्टीलैटरलिज्म को प्रिजर्व करना। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई देखो हमारे पास में ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इनको रिवाइव करना पड़ेगा, राइट। देखो जैसे आप अब जानते हैं कि भाई WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, UN बॉडीज हैं। तो अगर यहाँ पर इसमें रिफॉर्म्स होते हैं तो हमारे पास में रीजनल अलायंसेस इनको भी यहाँ पर रिफॉर्म्स की तरफ ड्राइव करेंगी और ओवरऑल यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। अभी क्या है, यूएस ज्यादातर ब्लॉक्स जो हैं इनके ऊपर अपनी डोमिनेंस बनाए हुए हैं, राइट। यूएन में आप देखेंगे यूएस, चाइना, रशिया का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डेमोक्रेटिक ट्रेड गवर्नेंस। तो यहाँ पर जो प्रपोज अलायंस है ये एम्फेसाइज करेगी ओपन मार्केट्स, ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। तो ये जो प्योरली स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स थे इनसे थोड़ा डिस्टिंग्विश्ड रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास में और क्या चीजें देखी जा रही है, ग्रैंड बार्गेन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी डिफरेंस हमारे पास मेच्योर और इमर्जिंग इकोनॉमीज के बीच में बहुत बड़ा है, राइट। तो कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं, जैसे अगर आप इंडिया के और यूके के लेबर स्टैंडर्ड्स कंपेयर करो, वहां के ऑफिसेस खाली हो जाते हैं उनके शाम के 4 या 5 बजे तक। हमारे ऑफिसेस में 5 बजे तक कितना भी बोल लेंगे, रात के 9 बजे तक भी काम कराते हैं। एनवायरमेंट रूल्स हमारे यहाँ कितने अच्छे हैं हमें पता है, इम्प्लीमेंटेशन और कितना अच्छा हो रहा है उससे भी ज्यादा बेहतर है। डिजिटल ट्रेड हमारे यहाँ कैसा होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लेकिन अगर आप इंडिया से यूके को ही कंपेयर कर लो तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सेंसिटिव एरियाज है। तो फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी, एग्जाम्पशन होगा फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये एक क्लासिक ट्रेड नेगोशिएशन लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा बोल रहे हैं। तो अगर एक्सपेंशन हमारा सक्सीड करेगा तो मैच्योर इकोनॉमीज को रिकॉग्नाइज करना है कि हमारी डेवलपमेंट नीड्स क्या है, इमर्जिंग मेंबर्स की और फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पर जरूरत होगी, जैसे लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल नॉर्म्स, डिजिटल और ट्रेड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
इंडिया में ना हमें खैर ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है, हम हर चीज में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, हमारा एनवायरमेंट इतना गंदा हो चुका है ना, वी कैन नॉट एडजस्ट विद दिस, राइट। हम कमा क्यों रहे हैं? जीने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छे जीवन के लिए, और अगर वही हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इतनी मेहनत पूरे दिन सुबह से शाम तक करने की क्या मतलब बनती है। इंडिया स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव, तो यहाँ पर अब इंडिया का क्या रोल रहेगा, क्यों इंडिया सेंट्रल है? इंडिया डिस्क्राइब किया जा सकता है एज फोर्स मल्टीप्लायर ऑफ द अलायंस। क्यों? हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमारी देखी जा रही है, जीडीपी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, ऑफ कोर्स हमारा मार्केट बहुत लार्ज है, राइट। हम यहाँ पर वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन रखने वाली कंट्रीज में से आ गए हैं, अब तो कंट्री बन चुके हैं। फिर डिजिटल इकोसिस्टम हमारा स्ट्रांग है, स्पेशली हमारा अगर फाइनेंस से रिलेटेड देखा जाए, और हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे आप अपने करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हो। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इंडिया की जो हिस्टोरिकल डिप्लोमेसी है उसको भी करेक्ट कर रहे हैं। तो नेहरू जी जब नाम के साथ में आए थे इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर के साथ में, तो ऑफ कोर्स इंडिया में जो यहाँ पर एक नॉन अलाइंड मूवमेंट के थ्रू अपनी पावर दिखाई थी, वी वर वेरी स्मॉल दैट टाइम। आज तो हम फिर भी बहुत बड़ी स्टेज पर हैं, बहुत कुछ है, तब तो हम इतना कुछ थे भी नहीं, बट हमने साफ बोल दिया कि अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है, अब तुरंत से यूएसए या यूएसएसआर की साइड नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर वैसे ही हमें अब न्यू इकोनॉमिक नॉन अलाइनमेंट दिखानी होगी ट्रेड अलायंसेस के थ्रू। तो इंडिया अब डिफेंसिव ट्रेड पॉलिसी से स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की तरफ जाएगा। तो इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी पोजीशन रखता है, एक की फोर्स मल्टीप्लायर है ट्रांस रीजनल अलायंसेस में। इंडिया का पार्टिसिपेशन एक मॉडर्न फॉर्म दिखाता है नॉन अलाइनमेंट की, एक थर्ड पाथवे बिटवीन मेजर पावर ब्लॉक्स रेदर देन अलाइनिंग एक्सक्लूसिवली विद एनीवन। हमने एक थर्ड वे निकाला था, तब भी हमने बोल दिया वी आर नॉट गोइंग टू अलाइन विद आइदर ऑफ देम। हमको कुछ फीचर्स इनके पसंद है, कुछ इनके पसंद है, कुछ अपने भी यूज करेंगे, यहाँ पर अलाइनमेंट नहीं करेंगे। वही हमें अभी भी करना है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मोमेंटम, इंडिया का जो ऑनगोइंग फ्री ट्रेड नेगोशिएशन है विद पार्टनर्स सच एज यूके, यूरोपियन यूनियन, एक प्रैक्टिकल पाथवे क्रिएट कर रहे हैं हमारा इवेंचुअल सीपीटीपीपी पार्टिसिपेशन की तरफ। इकोनॉमिक और पॉलिसी इंप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रेविटी जो है इसमें भी एक शिफ्ट आ रहा है, जो ग्लोबल ट्रेड आर्किटेक्चर है उसमें एक शिफ्ट देखा जा रहा है। ट्रेड ब्लॉक्स जो हैं वो पहले प्योर टैरिफ रिडक्शन की बात करते थे, अब जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट के साथ जा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर कोई भी टैरिफ रिड्यूस किए गए थे डब्ल्यूटीओ के थ्रू, जब यहाँ पर यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए नहीं, डब्ल्यूटीओ बीच में बोला भी नहीं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ट्रेड ब्लॉक्स हैं अब ये जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में एक एक्सपेंडेड सीपीटीपीपी जो है वो रीशेप कर सकता है ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स को, शिफ्ट कर सकते हैं हम इन्फ्लुएंस जो है इमर्जिंग मिडिल पावर्स की तरफ। हमारे पास में सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात हो रही है, तो एक्सपेंडेड सीपीटीपीपी जो है वो ओवर डिपेंडेंस सिंगल कंट्री सप्लाई चेन्स पर रिड्यूस कर सकता है। डाइवर्सिफिकेशन होगा प्रोडक्शन का, ट्रेड नेटवर्क का, रिड्यूस करेंगे एक्सपोजर टू जियोपॉलिटिकल शॉक। डिजिटल इकोनॉमी डेवलपमेंट, यहाँ पर शेयर्ड स्टैंडर्ड्स रहेंगे डिजिटल ट्रेड में, जो कि इनोवेशन इकोसिस्टम हमारे लिए फॉस्टर करेगा और न्यू डिजिटल चैंपियंस अक्रॉस मेंबर नेशंस देखे जाएंगे। तो हमारे पास में अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ग्रोथ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया, इंडोनेशिया फ्यूचर ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ लेकर आएंगे। डिजिटल ट्रेड में गवर्नेंस यहाँ पर जो है उसके ऊपर काम करेंगे, जो डिजिटल ट्रेड के चैप्टर्स हैं अब वो डेटा फ्लो, एआई रेगुलेशन, प्लेटफॉर्म कंपटीशन, इनको दोबारा से डिफाइन करेगा। तो ओवरऑल हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो शेयर्ड स्टैंडर्ड्स एंड डिजिटल ट्रेड में वो फॉस्टर करेंगे इनोवेशन इकोसिस्टम, न्यू डिजिटल चैंपियंस क्रिएट हो जाते हैं अक्रॉस मेंबर नेशंस। अब कुछ की टर्म्स है, सबसे पहले सीपीटीपीपी, ये एक हाई स्टैंडर्ड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि टैरिफ रिड्यूस करेगी, इन्वेस्टमेंट रूल्स को इंप्रूव करेगी और सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करेगी अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। डिजिटल सॉवरेनिटी, एबिलिटी ऑफ नेशंस टू कंट्रोल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा गवर्नेंस, टेक्नोलॉजीज इकोसिस्टम इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा। ग्लोबल वैल्यू चेन्स, इंटरनेशनल प्रोडक्शन यहाँ पर नेटवर्क जहां डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। इकोनॉमिक कोअर्शन, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड या इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है
वो हमारे पास लेवरेज की जा रही है ताकि हम दूसरी कंट्री के जो पॉलिसी डिसीजंस हैं इनको इन्फ्लुएंस कर सकें। अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लर्निंग्स कर लेते हैं। ट्रेड अलायंसेस जो है वो इवॉल्व कर रही है बियॉन्ड टैरिफ रिडक्शन टवर्ड्स जियोपॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट। मिडिल पावर्स यहाँ पर प्रिजर्व करेंगी मल्टीलैटरलिज्म कोलिशन बिल्डिंग के थ्रू। इंडिया की जो ट्रेड डिप्लोमेसी है वो कॉशियस प्रोटेक्शनिज्म से स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स की तरफ जा रही है। डिजिटल ट्रेड रूल्स यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, जैसे जैसे ट्रेडिशनल गुड्स ट्रेड जो है वो मॉडर्न फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में होता जा रहा है इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट डिजिटल ट्रेड भी हो गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, नया आर्टिकल है लेकिन अभी हमने क्या क्या समझा वो समझ लेते हैं एक बार। ट्रेड पॉलिसी पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनी। मिडिल पावर कोलिशन फ्यूचर ग्लोबलाइजेशन को शेप करेंगे। इंडिया लीडरशिप यहाँ पर दिखा रही है रूल मेकिंग में, ना कि केवल रूल को फॉलो करने में। और इकोनॉमिक अलायंसेस जो हैं अब उसमें टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, सप्लाई चेन आपकी इंक्लूड होगी, ना कि केवल टैरिफ्स। फाइन, चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जिसमें बात की जा रही है अबाउट इफेक्ट ऑफ न्यू आरबीआई रूल्स ऑन बैंक लेंडिंग थ्रू ब्रोकर्स एंड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। तो ब्रोकर्स एंड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कौन सी वाली, जो हम स्टॉक्स वगैरह में करते हैं, बॉन्ड्स डिबेंचर्स में करते हैं। सो आरबीआई ने क्या किया है, यहाँ पर कुछ रूल्स लेकर आए हैं, ठीक है। अब ये नए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, स्ट्रिक्टर रूल्स बोल सकते हो आप, कि कैसे जो बैंक हैं वो कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज दैट इज ब्रोकर्स को यहाँ पर लैंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो की चेंजेस आए। पहला कि जो बैंक फंडिंग है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में वो बैन करी जा रही है अप्रैल 2026 से। दूसरा, लैंडिंग जो होगी वो एलिजिबल कोलैटरल विद स्टैंडर्डाइज्ड हेयर कट्स के थ्रू आपकी लगाई जाएगी। हेयर कट क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है। मान लो यहाँ पर मैंने एक कोलैटरल दिया जिसकी वैल्यू 10,000 रुपीज है, तो अब हमें पता है इसके साथ में कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है, जैसे मार्केट वोलेटिलिटी, कि मार्केट में इसका प्राइस आगे जाकर कम भी हो सकता है, कुछ अलग अलग रिस्क है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोलेट्रल की वैल्यू को थोड़ा सा, हेयर कट का एक फॉर्मूला होता है उसे अप्लाई कर कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर अब आरबीआई ने टाइटर नॉर्म्स निकाले हैं बैंक लैंडिंग जो कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज को हो रही है। इफेक्टिव है अप्रैल 2026 से, जिसमें की एक्सेसिव लेवरेज को रिड्यूस किया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा। और एक की चेंज है यहाँ पर कि जो रिस्ट्रिक्शन लगा है बैंक्स में फाइनेंसिंग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बाय ब्रोकर्स, यहाँ पर कंसर्न थे ब्रोकरेज इंडस्ट्री के अबाउट फंडिंग कॉस्ट एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। सो सबसे पहले प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग क्या होती है, ब्रोकर्स या फाइनेंशियल फर्म्स ट्रेड करेंगे सिक्योरिटीज अपना खुद का कैपिटल यूज कर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। मान लो मैंने यहाँ पर कुछ शेयर्स वगैरह खरीदे और उनको यहाँ पर सेल करा ताकि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट करें, रेदर देन एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के बिहाफ पर नहीं किया, अपने खुद के फंड से खुद के लिए किए। तो ऐसी जो ट्रेडिंग होती है ये बोरोड फंड्स पर चलती है ज्यादातर, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, डेट लेते हैं। लेवरेज का मतलब होता है डेट ऑन डेट, ठीक है। हमने डेट लिया बैंक से और फिर उसको इन्वेस्ट करा, इन्वेस्ट कर रिटर्न्स अपने पास रखे और प्रिंसिपल के साथ जो भी छोटा मोटा इंटरेस्ट लगा वो बैंक को वापस दे दिया। लेवरेज एंड सिस्टमिक रिस्क। सिस्टमिक रिस्क होता है कि अगर कोई भी एक यहाँ पर इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी फॉल की, पूरी इंडस्ट्री पर उसका इम्पैक्ट आएगा, जिसमें कि जैसे बैंक में कोई एक बैंक फॉल किया तो कुछ बैंक साथ में फॉल कर जाएंगे, कुछ यहाँ पर बहुत मेजर लॉसेस फेस करेंगे। तो लेवरेज में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इजी एक्सेस हो रही है बैंक फंडिंग की, जिससे कि ब्रोकर्स अपने लेवरेज को इंक्रीज कर रहे हैं, फंड्स आसानी से मिल पा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर डेट लेकर इन्वेस्ट कर रही हैं। अब इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और प्रॉफिट्स तो बढ़ गए, लेकिन सिस्टमिक रिस्क भी देखने के लिए मिला कि अगर इन ट्रेडर्स को लॉस हुआ तो बैंक्स को भी लॉस होगा। एंड एक सडन मार्केट करेक्शन जो है लॉसेस ट्रिगर कर देता है, लेंडर्स को अफेक्ट करता है और मार्केट स्टेबिलिटी को भी। फिर आते हैं कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, इसमें आपके स्टॉक ब्रोकर्स, ट्रेडिंग मेंबर्स, अदर एंटिटीज जो कि फैसिलिटेट करते हैं मार्केट ट्रांजेक्शन एंड लिक्विडिटी को। सो अब यहाँ पर क्या क्या की चेंजेस हैं जो कि इन्फॉर्म किए गए हैं। अच्छा, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में भी दो तरह के होते हैं, क्लाइंट ट्रेडिंग और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। क्लाइंट ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडर्स जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फाइन, समझ में आएगा। चलो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या चीजें बोली गई हैं, रूल्स क्या है।
तो आरबीआई ने बोला है कि भाई देखो यूनिफॉर्म हेयर कट लगेगा अगर लिस्टेड इक्विटी है, अगर शेयर्स लिस्टेड है, ठीक है, कंपनी लिस्टेड है, अपने शेयर्स को लिस्ट कर रखा है उसने, तो 40% का हेयर कट लगेगा। और क्या बोला है, अगर गोल्ड बॉन्ड, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड है तो 25% का लगेगा, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग 15% से 40% तक लगेगा। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर मान लो किसी एक कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग लगेगा। और यहाँ पर हमारे पास में अगर आपके पास में गोल्ड ईटीएफ, म्यूचुअल फंड या फिर गोल्ड बॉन्ड्स हैं तो 25% का हेयर कट लगेगा। फाइन। तो बैंक्स आर नो लॉन्गर परमिटेड टू फाइनेंस ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट पोजीशन। लैंडिंग रिस्ट्रिक्ट की गई है टू ऑपरेशनल नीड्स सच एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सेटलमेंट मैचेस एंड मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज। सो यहाँ पर हमारे पास में हो क्या रहा है, देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एक बिजनेस है, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल खरीदना है, प्रोसेस करना है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सेल कर कैश रिसीव करना है, जिससे उधार पर बिजनेस चलता है। और फिर यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होती है। इस पूरे ऑपरेटिंग साइकिल में जो पैसे की जरूरत है वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। सेटलमेंट मिसमैच में क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पर डॉलर्स खरीदे और यूरो सेल करने थे, मेरी तरफ से डॉलर्स तो चले गए लेकिन जो यूरोस रिसीव करने थे वो मुझे मिले नहीं। तो यहाँ पर क्यों नहीं मिले, क्योंकि जो दूसरी पार्टी थी उसके साथ में कोई टाइम जोन डिफरेंस था और बाद में ये डिफॉल्ट कर गई। और मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज जैसे यहाँ पर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट काम करता है। फिर आते क्लाइंट मार्जिन ट्रेडिंग। तो यहाँ पर आपने ये सारी चीजें जो है अपने फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में पढ़ी होंगी तो उसके थ्रू आपको पता होना चाहिए। तो एक शिफ्ट जो है वो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग रिस्क जो था उसमें हमारे पास बैलेंस शीट को अलग कर रहा है। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग रिस्क क्या होता है, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग होती है कि मैंने कोई कमोडिटी, कोई शेयर्स, कोई भी चीज यहाँ पर खरीदी शॉर्ट टर्म के लिए एंड देन आई हैव टू सेल इट, और मैंने केवल इसको बाय इसलिए किया है ताकि मैं शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट अर्न कर पाऊं। फॉर एग्जांपल मुझे लगा एक शेयर अंडर वैल्यूड है, आई परचेज्ड इट एंड व्हेनेवर मुझे ये लगता है कि अपनी करेक्ट वैल्यू पर आ गया, मैंने इसको सेल कर प्रॉफिट अर्न कर लिया। मुझे इस शेयर की कोई जरूरत नहीं थी या इस कमोडिटी की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। तो पहले ब्रोकर्स क्या कर रहे थे, लो कॉस्ट बैंक क्रेडिट यूज कर ट्रेडिंग पोजीशंस लेते थे। तो हाई लेवरेज यहाँ पर कैपिटल मार्केट के लिए क्या कर रहा था, मार्केट वोलेटिलिटी लेकर आता था, लिक्विडिटी शॉक्स और रिस्क मार्केट से बैंक के पास पहुंच रहा था। तो बैंक यहाँ पर इनडायरेक्टली फाइनेंस नहीं करेंगे स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को। तो अब यहाँ पर हमारे पास में फिर भी लैंडिंग क्यों अलाउ की गई, हमने सभी ब्रोकर फंडिंग तो बंद नहीं की। तो बैंक यहाँ पर वर्किंग कैपिटल, सेटलमेंट मिसमैच, मार्केट मेकिंग, क्लाइंट मार्जिन ट्रेडिंग में हेल्प कर सकते हैं। मतलब रेगुलेशन रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज को टारगेट कर रहा है, ना कि जो नॉर्मल ब्रोकरेज ऑपरेशंस आपके हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कोलेटरल बेस्ड लैंडिंग फ्रेमवर्क, जैसा मैंने अभी समझाया था कि जितनी भी लैंडिंग है वो फुल्ली बैक्ड होनी चाहिए बाय एलिजिबल कोलेटरल। कोलेटरल पता है ना, जैसे मान लो हाउस लोन लिया तो घर की जो वो प्रॉपर्टी है जहां पर घर बना रहे हो उसके पेपर्स को आपने बैंक के पास में रखवा दिया, मॉर्गेज पर गिरवी रखवा दिया, तो वो कोलेटरल है। कोई एफडी बैंक के साथ खोली हुई थी, बैंक से लोन लिया सेम बैंक से, तो वो एफडी एक कोलेटरल की तरह काम करेगी, राइट। अब यहाँ पर स्टैंडर्डाइज कोलेटरल हेयर कट्स है। 40% हेयर कट लगेगा लिस्टेड इक्विटीज पर, 25% लगेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रेट्स एंड ईटीएफ पर, 15 से 40% हेयर कट लगेगा डेट इंस्ट्रूमेंट्स और डेट म्यूचुअल फंड्स पर। तो जितने ज्यादा हेयर कट्स होते हैं वो बोरोइंग वैल्यू प्लेस्ड एसेट्स की उतनी ही कम कर देते हैं और टाइटन करेंगे अवेलेबल फंडिंग को। तो अब यहाँ पर मानकर चलो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हेयर कट का क्या मतलब है कि आपकी जो एसेट की वैल्यू है उसका एक पार्ट आपने कट कर दिया। तो अगर 100 प्लेस्ड इक्विटी जो है, ठीक है, वो आपके पास में यहाँ पर 1000 रुपए की है तो आपने केवल 600 रुपए मानकर चले। अब उसका भी पूरा हेयर कट का एक फॉर्मूला होता है विच इज नॉट इन योर सिलेबस, तो बस हेयर कट क्या उतना समझ लो। तो जो ओवर लेवरेजिंग है वो हम रिड्यूस कर रहे हैं। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट क्या होगा इसका ब्रोकरेज इंडस्ट्री पर, तो इम्पैक्ट समझने के लिए सबसे पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरह के इफेक्ट रहेंगे। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, फंडिंग कॉस्ट हायर हो जाएगी,
क्योंकि ब्रोकर्स को रिलाय करना था इंटरनल कैपिटल पर, अपने खुद के पैसे पर, या फिर मार्केट से बोरो करना पड़ेगा, और मार्केट से बोरो करोगे कॉस्टली रहेगा, तो डीलेवरेजिंग होगी, वो लोग कम इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, और शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी इनकी कम होगी। सो यहाँ पर ये रिलेटिवली लो कॉस्ट बैंक क्रेडिट पर रिलाय कर रहे थे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए। अब यहाँ पर लेवरेज पोजीशन रिड्यूस हो गई, इंटरनल कैपिटल यूज हो गया, ऑल्टरनेटिव फंडिंग सोर्सेज जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, टिपिकली ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए, तो लोअर करेंगे शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को। फिर आता है क्लाइंट फोकस ब्रोकर्स। तो यहाँ पर अब जो इंडस्ट्री है वो स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट की तरफ मूव करेगी, लेवरेज लोअर रहेगा, और स्टेबल मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो फर्म्स प्राइमरली एंगेज थी कैश इक्विटीज, डेरिवेटिव ब्रोकिंग, एडवाइजरी या वेल्थ मैनेजमेंट में, इनमें एक लिमिटेड डिसरप्शन देखा जाएगा। रेगुलेटरी क्लैरिटी अलाउ करेगी बैंक्स को कि वो फंडिंग यहाँ पर क्लाइंट मार्जिन ट्रेडिंग की करें, एंड इट विल बी व्यूड पॉजिटिवली बाय दिस सेगमेंट। फिर मार्केट लिक्विडिटी कंसर्न्स की बात की गई, तो अनवाइंड करेंगे प्रोप्राइटरी पोजीशंस को, ताकि जो लिक्विडिटी है वो सर्टेन मार्केट्स में यहाँ पर अफेक्ट हो सकती है। सो बेसिकली यहाँ पर क्लाइंट फोकस ब्रोकर्स जो है वो लेस अफेक्टेड है, क्योंकि कैश इक्विटीज, एडवाइजरी, वेल्थ मैनेजमेंट में काम करते हैं। तो आरबीआई ने क्लैरिफाई करा है कि बैंक कैन फंड क्लाइंट मार्जिन ट्रेडिंग, जिससे कि जो रेगुलेटरी एम्बिग्यूटी है वो खत्म हो जाती है और रिटेल मार्केट पार्टिसिपेशन आपका बढ़ जाएगा। फाइन, चलो अब यहाँ पर रेगुलेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो आरबीआई ने ये जो मेजर्स लिए हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमिक रिस्क को कम करना। जैसे हमने देखा कि भाई अगर कैपिटल मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो बैंकिंग इंडस्ट्री भी अफेक्ट हो रही है, वो नहीं होगी लेवरेज प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की वजह से। बैंक का जो एक्सपोजर है कैपिटल मार्केट्स में, अब उसकी मॉनिटरिंग थोड़ी स्ट्रेंथन हो गई, और प्रूडेंट कोलैटरल मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाएगा। तो ग्लोबल ट्रेंड्स जो हैं, यहाँ पर रेगुलेटर्स बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटीज में अपना एक्सपोजर ना रखें, उसी की तरफ हम भी जाएंगे। बैंकिंग और मार्केट रिस्क को हम सेपरेट कर रहे हैं। मार्केट रिस्क क्या है कि यहाँ पर जो मेरी ट्रेडिंग बुक है, जहां पर मुझे कुछ पोजीशंस लेकर इनको सेल करना है, प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, अब यहाँ पर बैंकिंग और मार्केट रिस्क को अलग अलग किया जा रहा है। फंडिंग लिमिट कर दी हमने प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए, तो स्पिल ओवर इफेक्ट जो था मार्केट वोलेटिलिटी का इनटू बैंकिंग सिस्टम वो हट गया, कि अगर यहाँ पर मान लो शेयर्स मार्केट क्रैश हो गया, शेयर मार्केट, तो ऐसा नहीं है कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो भी अफेक्ट हो रही है। इंडस्ट्री का रिस्पांस और ट्रांजिशन इश्यूज क्या है? देखो अब यहाँ पर क्योंकि कुछ रिडक्शन हुआ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में, तो प्रोप्राइटरी डेस्क जो है वो यहाँ पर क्योंकि लिक्विडिटी ऐड कर रहे थे, और लो लेवरेज से पोस्ट सेलिंग, ब्रोकर के डिफॉल्ट होने का, ये सब रिस्क हमारा खत्म हो रहा था, और बैंक के लिए जो कंटेंजियस इश्यूज थे वो भी खत्म हो रहे थे। तो बैंकिंग सिस्टम का तो प्रोटेक्शन हो गया, बैंक का एक्सपोजर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में डिक्लाइन हो गया, और यहाँ पर हम अलाइन कर रहे हैं इसको आरबीआई की ब्रॉडर स्ट्रेटेजी के साथ में। लेकिन ब्रोकर्स कंसर्न्ड हैं, क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ पर अपोज नहीं कर रही रेगुलेशन को, लेकिन उनका कंसर्न ये है कि ये जो ट्रांजिशन टाइमलाइन है ये बहुत शॉर्ट है, फंडिंग में डिसरप्शंस आएंगे, और ऑपरेशनल क्लैरिटी अभी भी नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट की एफिशिएंसी वर्सेस सिस्टमिक स्टेबिलिटी के बीच में एक डिफरेंस देखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गोल जो है रिड्यूस करने का सिस्टमिक रिस्क, इसको तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो नियर टर्म डिसरप्शंस और एडजस्टमेंट्स होंगे इसके लिए वरीड हैं। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव बिजनेस मॉडल्स की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं, जहां पर रूल्स स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट्स की तरफ हमें लेकर जाएंगे, और जो रिलायंस है लेवरेज की वो रिड्यूस कर रहे हैं। लोअर लेवरेज से स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हमारी इंप्रूव होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायनेमिक्स की बात करें तो हायर फंडिंग यहाँ पर कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स को रीशेप करेगी अमंग ब्रोकर्स, फेवर करेगी फर्म्स को स्ट्रॉन्ग इंटरनल कैपिटल बेसिस को। ठीक है, कुछ की टर्म्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं, आप यहाँ से एक बार रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया, लाइक कर देना, कमेंट कर बताना अगर कोई भी आपको डाउट आता है। साथ में यहाँ पर गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। 40% ऑफ द ऑडियंस इज
वॉचिंग ऑल द वीडियोस बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग, आई डोंट नो व्हाई। और ये इनिशिएटिव कैसा लगा वो भी आप मुझे बता सकते हैं, एंड अपने दोस्तों को भी इस इनिशिएटिव के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।